हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है ऑन इक्वालिटी। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इक्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। समझ गए कि हम सभी जो हैं हमारे देश में सभी नागरिक, सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं, एक बराबर हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम इस चैप्टर में इक्वालिटी की जब बात करेंगे तो हम यहां पर एक तरीके से फोकस करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, वो किस प्रकार से हमारे देश में इक्वालिटी लाने के लिए काम करता है। और साथ में हमारा जो सरकार है, जो देश में सरकार चल रही है, वो क्या क्या स्टेप्स लेती है ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि हम सभी जो हैं हमारे समाज में, हमारे देश में रहने वाले जो सभी लोग हैं, वो सभी बराबर हैं। बराबर कहने का मतलब क्या? मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से, चाहे वो जात के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, या फिर लिंग के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर भेदभाव होता किस प्रकार का है हमारे देश में? तो भाई आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो समाज है, वहां पर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। साथ ही आज के समय में अगर आप देखें तो अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच में झगड़ा होता है। तो यहां पर अगर आप अपने समाज को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके समाज में जातियों में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। कि कुछ जातियां हैं जिनके साथ, जिनके लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, उनके साथ हीन व्यवहार किया जाता है, उनको बराबर नहीं समझा जाता है, बराबर बैठने नहीं दिया जाता है, बराबर उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। साथ ही इसी प्रकार से धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी कई सारे आपको भेदभाव दिखते हैं। तो यहां पर जब हमारे देश में इक्वालिटी की बात होती है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इसी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। और उसके लिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान काम करता है। ठीक है। अब कैसे इक्वालिटी प्रमोट करता है, यह तो हम यहां पर फोकस करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, आप जब चैप्टर शुरू कीजिएगा तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि एक बच्चा है, एक क्या दो बच्चे हैं। ये एक फिल्म का सीन है, फिल्म का नाम है दीवार। यहां पर नीचे बताया गया है 1975 में फिल्म आई थी दीवार, जिसमें एक लड़का है जो कि जूते पॉलिश करने का काम करता है। अब एक आदमी आता है, उसके वो जूते पॉलिश करता है, जूते पॉलिश करके वो चमका देता है। वो आदमी उसको जब पैसे देने लगता है ना, तो वो पैसे फेंक करके देता है कि लो तुम्हारा पैसा अपना ले लो। तो ये जो लड़का है, ये लड़का उस फेंके हुए पैसे को लेने से मना कर देता है। बोलता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, मुझे मेरे काम का जो मेहनताना है, जो पैसा है, मुझे मेरे हाथ में चाहिए। अब यहां पर सोचिए कि इस लड़के ने, इस बच्चे ने ये क्यों किया? क्योंकि ये जो बच्चा है, ये एक रिस्पेक्ट चाहता है, डिग्निटी अपना मेंटेन करना चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहता है कि भाई भले ही मैं छोटा काम कर रहा हूं, भले ही मैं जूते पॉलिश करने का काम करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो यहां पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करता है ना, तो इसी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है कि सभी लोग, देश में रहने वाले सभी लोग जो हैं, सभी आम नागरिक का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसका आदर होना चाहिए, हर व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर में यहां पर क्या लिखा गया है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारा देश क्या है भाई? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब आपको पता है कि हमारे देश की जो सरकार होती है, उसको हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, वोट देकर चुनते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमारे देश में इंडियन डेमोक्रेसी मतलब क्या? हमारे देश की बात की जा रही है। हमारे देश में इक्वालिटी किस प्रकार से चलती है या कैसे चलाई जाती है, क्या नियम कानून है, ये देखते हैं। कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, इसके लिए जो संविधान बनाया गया है, इस संविधान में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सभी लोगों को संविधान हमारा क्या करता है? बराबर मानता है।
इसका मतलब यह हुआ कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति हमारे देश में, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, कितना भी उसका एजुकेशनल लेवल हो, वो कितना भी अमीर गरीब हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उन सबको इक्वल ट्रीट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यानी कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, ऊंची जात से हैं, नीची जात से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी धर्म से हैं, देश में कहीं भर रहते हैं, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग क्या है, बराबर हैं, सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है। अब कहता है कि दिस इज नॉट टू से दैट इन इक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि देखिए, संविधान में तो लिख दिया गया कि सभी लोग बराबर हैं, ठीक है भाई, सारा जो नियम कानून है वो भी इस प्रकार से चलाया जाता है कि इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं, बराबरी को प्रमोट करते हैं। तो क्या हमारे देश में जो ये कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, या फिर किसी और तरीके से जो भेदभाव होता है हमारे समाज में, जो इनइक्वालिटी है, कुछ अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ जो हैं ऊंची जात के हैं, नीची जात के, भेदभाव होता है, ये सब खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, आज भी है। आज भी हमारे समाज में आपको इस प्रकार की चीजें होती हुई दिख जाएंगी। लेकिन इसका यह मतलब है ना, मतलब यहां पर यह कहता है कि देखो, भले ही आज है हमारे समाज में, हमारे देश में यह प्रॉब्लम आज चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, कानून बना दिया है। हमने यहां पर हमारे देश के जो कानून हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर इन चीजों को स्वीकार कर लिया है कि सभी लोग बराबर हैं। इसका मतलब कि आगे हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है उसके आधार पर सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे समाज में बदलाव आएगा, सुधार आएगा, और धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। यहां पर यही चीज कहता है कि बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। हमारे देश में प्रिंसिपल के आधार पर, यानी मोरल वैल्यू के आधार पर हमने क्या किया है, सभी लोगों को इक्वल मान लिया है, इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी है। आगे कहता है कि while earlier no laws existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity as equals। मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे देश में जब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता था, किसी भी व्यक्ति के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे देश में कोई नियम कानून नहीं था जो कि इस प्रकार के अनइक्वल ट्रीटमेंट को रोके, भेदभाव को रोके। लेकिन आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव होता है, गलत व्यवहार होता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए, या फिर जिस व्यक्ति ने यह गलत व्यवहार किया है, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया है, उसके खिलाफ कुछ नियम कानून है जो कि उसको सजा दे सकते हैं, इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को रोक सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के बारे में हमने देखा कि संविधान ने क्या किया, सभी लोगों को इक्वल मान लिया, बराबर मान लिया। अब बराबर मानने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मुख्य जो पॉइंट लिखे गए हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल मानता है, वो कुछ पॉइंट हम लोग यहां पर देख लेते हैं। कहता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हर एक व्यक्ति हमारे देश का, चाहे वो हमारे देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर हो जिसका नाम कांता है, वो सब लोग एक ही कानून को मानेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, दोनों को एक ही सजा मिलेगा। मतलब कि आप राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर आप कहीं पर सरकारी ऑफिसर हैं, या कितना भी पैसे वाले हैं, सब के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। अगर आप चोरी करेंगे तो सबको बराबर सजा मिलेगा, अगर सब चोरी करेंगे तो। अगर कोई क्राइम करेंगे तो सभी लोगों को बराबर सजा दिया जाएगा। किसी के साथ उसके पावर या फिर पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल।
मतलब यहां पर यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो लड़का हो लड़की हो, कुछ भी उसके पास ऐसा कारण हो जो कि आप आधार बना करके उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीजन से। समझ गए? तो यहां पर क्या है भाई, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बैन कर दिया है, आप किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। मतलब कि हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र कुछ से भी आते हों, वो सभी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं। जैसे कि कोई प्लेग्राउंड होगा, होटल होगा, कोई दुकान होगा, मार्केट होगा, वहां पर लोग जा सकते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट लिखने का क्या जरूरत है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप हमारे देश के कास्ट सिस्टम को देखेंगे, कास्ट के आधार पर होने वाले भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पहले ऐसा भेदभाव होता था, आज भी कुछ कुछ इलाकों में होता है, कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिनको हम लोग दलित बोलते हैं, उनके लोगों को इस तरीके से जो कुएं होते थे, चापानल होते थे, वहां पर छूने नहीं दिया जाता था, अनटचेबल बोला जाता था। समझ गए? तो उस चीज को खत्म करने के लिए इस प्रकार की बात यहां पर लिखी गई है। और यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ दलितों के साथ ऐसा व्यवहार हो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए पहले ही लिख दिया गया कि भाई ऐसा आपको नहीं करना है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर बात की गई है पब्लिक प्लेसेस की। पब्लिक प्लेसेस में क्या आता है भाई? प्लेग्राउंड आ गया, या फिर कहीं पर आपका होटल हो गया, शॉप हो गया, मार्केट हो गया, मतलब जहां पर पब्लिक जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई भी आ जाएगा और आप उसको नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, वो आपका प्राइवेट प्लेस है। प्राइवेट प्लेस में आपकी मर्जी चलेगी, आप किसको आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आपके घर के सामने, घर के रोड से जा रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं कि जाओ भाई जाओ, तुम्हारा रोड है, पब्लिक प्लेस है। लेकिन आपके घर में कोई भी व्यक्ति आपके मर्जी के बिना नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि घर एक प्राइवेट प्लेस है। समझ गए? आगे कहता है, कि ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट। वही चीज है, उसी पॉइंट को आगे लिखा गया है। और इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी की प्रथा थी, छुआछूत की प्रथा थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब ये अनटचेबिलिटी क्या है? मैंने अभी अब तुरंत आपको समझाया कि हमारे देश में, समाज में जो कास्ट सिस्टम है, उसमें कुछ कास्ट ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग दलित बोलते हैं। उनको पहले अनटचेबल माना जाता था, मतलब कि उनका छूना भी एक तरीके से गलत बात था, ऐसा लोग मानते थे। समझ गए? तो ये चीज को एबॉलिश कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है? अब यहां पर आपने समझा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस प्रकार से यहां पर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी लाने का काम करता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वाज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील? अब यहां पर यह सवाल पूछ रहा है कि भाई देखो, तुम अपनी जिंदगी में यह बताओ कि क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर तुम्हारी डिग्निटी एक तरीके से वायलेट हुई थी, जहां तुमको तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचाया गया था? वो कैसा तुम्हें फील करवाया? ये चीज तुम्हें सोचने के लिए बोल रहा है। अब यहां पर हमने एक प्रकार से क्या समझा? हमने समझा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से इक्वालिटी प्रमोट करता है, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। अब यहां पर हम लोग फोकस करेंगे कि हमारे देश की जो सरकार है, वो सरकार इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। तो सरकार क्या करती है? सरकार कई सारे स्कीम चलाती है, कई सारे प्रोग्राम चलाती है। जैसे यहां पर यही चीज कहता है कि द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स।
पहला तो इक्वालिटी को लागू करने का तरीका है कि भाई कानूनी रूप से, जैसे कि कुछ प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन के देखे कि भाई वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप इक्वालिटी लाएंगे, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो उस आधार पर हमारे देश में कई सारे कानून बने हैं। जैसे आप किसी को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके, किसी के जाति का नाम लेकर के अगर आप गाली देते हैं या कुछ गलत बात बोलते हैं तो आपके ऊपर केस होगा और आप जेल जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अगर भेदभाव करते हैं तो आपके ऊपर क्राइम का चार्जेस लग सकता है, आप जेल जा सकते हैं। ये सब चीजें हो सकती हैं, समझ गए? तो इस प्रकार से बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसके जरिए इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे वो लोगों के जीवन को बेहतर करने की कोशिश करती है जिनका कि एक तरीके से बहुत सालों तक जिनके साथ भेदभाव हुआ था। मतलब जो हमारे समाज के जो कमजोर तबके हैं, जो दलित हैं या फिर जो वंचित हैं, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई सारे प्रोग्राम चलाती है और साथ में कई सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाती है जहां पर लोगों को साथ लाया जाता है, जो ये पुराने नोशंस हैं अनइक्वालिटी के उसको खत्म किया जाता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये दूसरा चीज जो है, मतलब जो स्कीम है जो दलित वंचितों की चलती है, वो क्यों चलती है? ताकि उनको एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दिया जा सके जो उनके पास पहले से नहीं था। अब यहां पर एक स्टेप का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हमारे देश में क्या चलता है, मिड डे मील स्कीम चलता है। मिड डे मील स्कीम क्या है भाई? मिड डे मील स्कीम एक प्रकार का स्कीम है जिसमें कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा होता है कि आप स्कूल गए, दोपहर का लंच हुआ और लंच में आपको खाना स्कूल में ही मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को क्या मिलेगा? स्कूल में ही बना हुआ खाना मिलेगा। ये एक मिड डे मील स्कीम है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जितने भी बच्चे हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको पका हुआ भोजन प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल में ही लंच के टाइम पर। अब यह स्कीम सबसे पहले लाया गया था तमिलनाडु में और वहां पर यह स्कीम 2001 में लाया गया था। ठीक है, और नहीं सॉरी 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य सरकारों को कि वो ये प्रोग्राम अपने स्कूल में लागू करे और 6 महीने के अंदर लागू करे, और इसके बाद पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया और देश के सभी स्कूलों में, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, एलिमेंट्री स्कूल की बात हो रही है, 11th-12th की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चों को पका हुआ भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन दिया जाता है जब वो स्कूल आते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये शुरू क्यों किया गया था? इसके कई सारे रीजन थे। पहला तो रीजन ये था कि भाई देखो, जो सरकारी स्कूल है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से उनका हेल्थ का ख्याल रख के कि भाई उनका हेल्थ बेहतर होगा तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन फूड देना जरूरी है जिससे उनका हेल्थ बेहतर हो जाए। दूसरा यहां पर यह था कि यहां पर बहुत सारे बच्चे खाने के वजह से, देखिए हमारा देश, हमारा समाज इतना गरीब है, हमारे देश में इतनी गरीबी है गांव के इलाके में, जहां पर जो स्कूल है वहां पर सिर्फ खाना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल आते थे कि उनको दोपहर में भरपेट खाना मिल जाएगा। पेरेंट्स भी बच्चों को भेज दिया करते थे कि जाओ वहां पर आज खाना मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर खाना जुटाना बहुत बड़ी बात थी। आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत गरीबी है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल आने लगे हैं, एडमिशन लेने लगे हैं और लगातार स्कूल आते हैं। इसके साथ ही टीचर कहते हैं कि पहले क्या होता था, जब मिड डे मील स्कीम नहीं चलता था, उस समय में बच्चे स्कूल आते थे, दोपहर में लंच करने के नाम पर घर जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे, लंच के समय में ही वहीं रह जाते थे और वो एक तरीके से उनकी पढ़ाई वहां पर बाधित होती थी। लेकिन यहां पर इस चीज की वजह से, मिड डे मील की वजह से, यहां पर जो बच्चे हैं उनका अटेंडेंस बहुत इंप्रूव हुआ है और इसके साथ ही लंच में यहां पर खाना मिल जाता है स्कूल में, तो उनका जो एजुकेशन है वो भी इंटरप्ट नहीं होता है। साथ ही जो बच्चों की माएं हैं उनको भी अब आराम हो गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सुबह में आएंगे, दोपहर में खाना खाएंगे स्कूल में ही और शाम तक अपना पढ़ाई करेंगे और फिर घर जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले जो मां होती थी, जो गांव में रहने वाली माएं होती हैं, वो कुछ काम करती थी,
भाई उनको काम अपना छोड़ करके अपने बच्चे को दोपहर में खाना देना होता था, उससे इंटरप्शन होता था, उनका पढ़ाई बाधित होता था। तो यहां पर इससे क्या हुआ, इससे अब उन परिवारों को भी टेंशन, थोड़ी मुक्ति मिल चुकी है कि भाई मेरा बच्चा स्कूल में गया है, स्कूल में ही उसे भोजन मिलेगा और वो अपना पढ़ाई करेगा, वो भी परिवार वाले भी थोड़े खुश हैं, निश्चिंत हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस स्कीम की वजह से जो कास्ट प्रिजुडिसेस थे, यानी जो एक प्रकार का समाज में भेदभाव था जात के नाम पर, उसको भी खत्म करने में यह बहुत सहायक हुआ है। क्योंकि पहले यह प्रथा चलती थी कि भाई एक कास्ट के लोग एक साथ खाते हैं, मतलब एक कास्ट का ग्रुप एक जगह, दूसरे कास्ट वाले लोग एक जगह खाएंगे, तीसरे कास्ट वाले लोग एक जगह खाएंगे, इस प्रकार की चीजें चलती थी। लेकिन इस चीज के आने के बाद, इस स्कीम के आने के बाद, स्कूल में सभी बच्चे, चाहे वो आपके कोई दलित हो या कोई अपर कास्ट हो, कोई ओबीसी हो, कुछ भी हो, सभी कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, जिससे कि यहां पर ये जो पुराना नोशन था इसको समाप्त करने में, खत्म करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बहुत जगहों पर जो ये खाना बनाने का काम है, जिम्मेदारी है, ये दलित महिलाओं को दिया गया, ताकि एक प्रकार से जो ये व्यवस्था है कि भाई दलितों को टच नहीं करना है, अनटचेबल है, इस प्रकार की चीजों को समाप्त किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, और यहां पर दूसरी बात तो यहां पर ये आप समझ ही गए कि भाई जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको भोजन मिल पाता है, पेट भर जाता है, तो उनका हेल्थ भी ठीक होता है और साथ में उनका पढ़ाई भी बाधित नहीं होता। वो पेट भरता है तो भाई कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि while गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड टू बी डन। यहां पर बात है कि देखो भैया, सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, उससे बहुत हद तक जो इक्वालिटी है वो प्रमोट करने में मदद मिलती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज भी बहुत बड़े स्तर पर ये जो हमारी इक्वालिटी है, इक्वालिटी को प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ये प्रॉब्लम आज भी है। आज भी बहुत सारे इलाकों में भेदभाव होता है, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, बहुत तरीके से। आज के समय में अगर आप देखें तो भाषा के नाम पर भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि भाई एक इलाके के लोग, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है कि भाई तुम मेरे राज्य में क्यों आ गए, ये ऐसे वैसे बहुत तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, आगे कहता है कि while the मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड। अब यहां पर कहता है कि देखो, मिड डे मील आया, बहुत अच्छी बात है। मिड डे मील की वजह से गरीब बच्चों को खाना मिल जा रहा है, अच्छी बात है। गरीब बच्चे स्कूल आने लगे, बहुत अच्छी बात है। उनका अटेंडेंस बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी अगर तुम देखो तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, जहां पर कि अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, उस स्कूल की क्वालिटी और एक सरकारी स्कूल जो कि गांव में बना हुआ है, जहां पर कि गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, उस स्कूल की क्वालिटी में बहुत ही फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। यह फर्क हमें आज खत्म करने की जरूरत है। इसके साथ ही बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर कि जो दलित बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट देखना पड़ता है और इसके साथ ही इन बच्चों को अनइक्वल सिचुएशन में रखा जाता है। जैसे कि जो दलित बच्चे होंगे उनको अलग बैठाया जाएगा, उनसे कुछ काम करवाया जाएगा, उनको बराबर ट्रीट नहीं होगा, बच्चे परेशान करेंगे, इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो यहां पर बात क्या है, यहां पर बात है कि हमने बहुत सारी कोशिश की, कोशिश करने के बाद आज भी हमारे समाज में पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं आ पाई है। आज भी समाज के बहुत सारे हिस्सों में इक्वालिटी को प्रमोट करने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने सवाल होगा कि यार क्यों नहीं हुआ, सरकार ने इतना कुछ किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने नियम कानून बना दिए गए, सब चीजें हो गई, तो फिर इक्वालिटी आई क्यों नहीं, आज भी समाज में इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं? तो यहां पर उसका आंसर दिया गया है कि देखो, इसका रीजन ये है कि हम लोगों जो हैं, जो हमारा समाज है, लोग हैं, लोगों का जो नेचर है वो एक दिन में नहीं बदलता कि भाई एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और लोग जो थे उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया, बिहेव करने का तरीका बदल दिया, पूरा समाज बदल गया। ऐसा नहीं होता है। जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, लोगों के जो एटीट्यूड चेंज होते हैं वो बहुत ही स्लोली चेंज होते हैं, वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। समझ गए? लोगों को पता है
सभी लोगों को पता है, समाज में रहने वाले सभी लोगों को पता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट करना लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, उनके खिलाफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके ऊपर केस वगैरह हो सकता है। लेकिन आज भी यहां पर अनइक्वल ट्रीटमेंट लोग कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रकार से जो पुराना विचार है, जो सैकड़ों सालों से लोग सोचते आए हैं, बिलीव करते आए हैं, वो आज भी लोगों के दिमाग में है। धीरे 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 जाकर के ये चेंजेस आते हैं। अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड अबाउट मोर इन दिस बुक। ठीक, बात यहां पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि भाई लोग ये चीज कब खत्म करेंगे, भेदभाव करना कब खत्म करेंगे? जब लोगों के मन में पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी, बैठ जाएगी कि सभी लोग इक्वल हैं, कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, तब जाकर ये चीज खत्म होगा। और लोगों के मन में ये चीज बैठने में, आने में काफी समय लगेगा। धीरे धीरे हम लोग यहां पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाते हैं, किसी भी देश में डेमोक्रेसी लाते हैं, तो डेमोक्रेसी के साथ हमेशा इक्वालिटी जुड़ी हुई होती है। इक्वालिटी का होना डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही जरूरी होता है। और धीरे धीरे हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, उस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। हमने इंडिया में बात कर लिया कि भाई इक्वालिटी को कैसे लाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ला रहा है, सरकार क्या प्रोग्राम चला रही है, स्कीम चला रही है। अब दूसरे देशों में इक्वालिटी को कैसे देखा जाता है, इस चीज के ऊपर यहां पर हम लोग बात करते हैं। कहता है कि यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी। मतलब क्या इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इनइक्वालिटी है, और जहां पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, और जहां पर लोग जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं? आंसर है नहीं। इंडिया के अलावा दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों में अगर आप जाएंगे तो हर देश में किसी ना किसी प्रकार का इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। हर एक देश में किसी ना किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिलेगा। आज दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां पर किसी न किसी प्रकार का स्ट्रगल चल रहा है, इक्वालिटी के लिए, बराबरी का हक के लिए लड़ाई चल रहा है। समझ गए? अब यहां पर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का उदाहरण दिया गया है, जिस अमेरिका की हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि यार अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतना अच्छा कंट्री है, इक्वालिटी वहां पर है, लोगों को इतनी आजादी है, ये सब चीजें हम लोग बात करते हैं। उस देश में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है, और वहां पर भी भेदभाव का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अब यहां पर देखिए एक बात कही गई है कि द अफ्रीकन अमेरिकन होज एंसेस्टर्स वेयर द स्लेव हु वेयर ब्राउट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। अब यहां पर यह क्या चीज कह रहा है? कह रहा है यहां पर एक पॉइंट है जो कि यहां पर क्लियरली नहीं बताया, लेकिन शॉर्ट में समझा दूं आपको। अगर यह पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं कि देखिए क्या हुआ था। आज के 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले अमेरिका जो देश है, साथ में यूरोप भी, वहां के जो लोग होते थे, यूरोप के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे? अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में जो लोग होते थे उनको पकड़ते थे, अपना गुलाम बनाते थे, और गुलाम बना करके अमेरिका लेकर के जाते थे, और अमेरिका में उनसे काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। और ये जो लोग होते थे, जो अफ्रीका के होते थे, ये इनका स्किन का कलर, चमड़े का कलर काला होता था, तो इनको ब्लैक कहा गया कि भाई ये लोग कैसे लोग हैं? ब्लैक हैं। ठीक है भाई। तो ये ब्लैक लोग जो हैं ये गुलाम होते थे। गुलाम मतलब क्या? सीधे गुलाम, पैसे से मैंने इस आदमी को खरीद लिया, मैंने इस आदमी को बेच दिया पैसे से, इस प्रकार का गुलाम। और मैं जैसा कहूंगा वही ये आदमी कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसका मालिक हूं और ये मेरा गुलाम है। समझ गए? ऐसा चलता था। तो ये जो लोग थे, जो कि अफ्रीका से जिनको लेकर के गए थे, वो लोग वहीं रह गए अमेरिका में। उनके जो वंशज हैं, उनके बेटे, उनके भी बेटे बेटी, इस प्रकार से जो वंशज हैं, जो आज भी अमेरिका में रहते हैं, वो लोग जो हैं उनका लाइफ आज भी बहुत ज्यादा अनइक्वल है। बहुत बड़े स्तर पर आज भी उनके साथ भेदभाव होता है।
भले ही आज के समय में इक्वालिटी को वहां पर लागू कर दिया गया है, लेकिन आज भी उनके साथ बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव होता है। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया 1950 में, उस समय में हमारे देश में इक्वालिटी को लागू कर दी गई थी। उसी समय में, तुरंत ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय इक्वालिटी लागू कर दी गई। लेकिन अमेरिका में 1965 तक जो ये भेदभाव था ना, व्हाइट और ब्लैक का, व्हाइट मतलब क्या, जो गोरे लोग थे अमेरिका के, व्हाइट और ब्लैक के बीच का जो भेदभाव था वो 1965 तक चल रहा था अमेरिका में। ठीक है, कैसे, वो चीज यहां देखिए। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1950s के आसपास, 1950 के आसपास अमेरिका में बहुत सारे स्ट्रगल चलने लगे, मूवमेंट चलने लगे, ताकि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको इक्वल राइट दिलाया जा सके, बराबरी का हक दिलाया जा सके, जैसा कि इंडिया में है। उस प्रकार का हक दिलाने के लिए वहां पर लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो थे वो सड़कों पर आने लगे, एक तरीके से वहां पर भेदभाव को खत्म करने की मांग करने लगे। और यहां पर वो जो ट्रीटमेंट था, अनइक्वल ट्रीटमेंट, भेदभाव था, वो बहुत ज्यादा होता था। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि बस से ट्रैवल कर रहा है, कोई बस जा रहा है, उस बस में एक ब्लैक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो उस बस के सीट पर बैठा हुआ है, सीट है खाली है, उस पर वो जाकर के बैठ गया। अगर कोई व्हाइट व्यक्ति आता है उस बस में, तो उस ब्लैक व्यक्ति को अपना सीट छोड़ देना होगा उस व्हाइट व्यक्ति के लिए। वो ब्लैक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और वहां पर वो व्हाइट व्यक्ति बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसके साथ ही बहुत तरीके के भेदभाव होते, जैसे व्हाइट लोगों का जो बाथरूम होगा वहां पर ब्लैक व्यक्ति नहीं जा सकता है, उस तरीके से अगर व्हाइट व्यक्ति जा रहा है तो ब्लैक व्यक्ति साइड में रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी जहां पर भेदभाव होता था लोगों के साथ में। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार की चीजें चल रही थी। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी है। एक लेडीज थी, एक लेडी जिनका नाम था रोजा पार्क। ठीक है, रोजा पार्क एक व्यक्ति, लेडीज थी, वो अपने काम से जॉब करके, नौकरी करके वापस आ रही थी, अपने घर पर जा रही थी। तो क्या हुआ, तारीख था 1 दिसंबर 1955, 1955 1 दिसंबर तारीख को ये अपने जॉब को कंप्लीट करके वापस अपने घर जा रही थी। वहां पर वो सीट पर बैठी हुई थी बस में। जब बस में सीट पर बैठी हुई थी तो वहां पर एक व्हाइट व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे यहां पर सीट पर बैठना है, तुम अपना सीट खाली करो, हटो यहां से। और रोजा पार्क जो थी वो उस सीट को खाली करने से मना कर देती हैं। जब यह इंसिडेंट होता है ना, तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे धीरे, अब कैसे बड़ा आंदोलन हुआ वो डिटेल हमें यहां नहीं जानना है, बस इस इवेंट के बाद बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आ जाते हैं कि नहीं, ये जो चीज है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें होने लगती हैं। बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मूवमेंट चलता है जिसको कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट चलने के बाद देश के बहुत सारे लोग इस तरीके की मांग करते हैं कि हमारे देश में सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद अमेरिका में जाकर के एक कानून बनाया जाता है जिसको सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 कहा जाता है। ठीक है, और यह कानून यह बोलता है कि अमेरिका में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कि रेस के आधार पर या रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में नहीं हो सकता है। कब पास हुआ? 1964 में सिविल राइट्स एक्ट के आधार पर। पहले क्या होता था, इस एक्ट के आने से पहले जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, ब्लैक समाज के लोग थे, जो जिनका स्किन का रंग ब्लैक था, उनके लिए अलग स्कूल होते थे, व्हाइट बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे। लेकिन यहां पर क्या किया गया, इस कानून के आने के बाद सभी स्कूल में अफ्रीकन अमेरिकन जा सकते थे। मतलब जो पहले प्रोहिबिशन था उसको खत्म कर दिया गया। सभी स्कूल में ब्लैक बच्चों को, अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को जाने का परमिशन दे दिया गया। वहां पर वो जा सकते हैं, वहां पर वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके बाद आज के समय में भी एक तरीके से, पूरी तरीके से इक्वालिटी अमेरिका में नहीं आई है। आज भी बहुत बड़े स्तर पर समाज के लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन में शामिल हैं।
यहां पर आगे कहता है कि मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर facilities and poorly qualified teacher as compared to white student who either go to private school or live in areas where the government school are highly rated as private school। यहां पर क्या है कि देखिए, यहां पर क्या है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो बच्चे जिस इलाके में रहते हैं, जहां के स्कूल वो जाते हैं, उस स्कूल में बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं। जिस इलाके में ये अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे रहते हैं, उस इलाके में स्कूल, सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो सवाल है कि भाई वो प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते? प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, पैसे उनके पास बहुत कम है, गरीबी है उनके बीच में, इस वजह से वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। और जिस सरकारी स्कूल में वो जाते हैं वहां पर फैसिलिटीज बहुत ही कम है। लेकिन जिन इलाकों में व्हाइट बच्चे रहते हैं, उन इलाकों में जो सरकारी स्कूल है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उस इलाके में वहां पर सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, और साथ में जो व्हाइट बच्चे हैं उनके पास पैसे भी बहुत हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं। तो मतलब यहां पर बात है कि आज के समय में भी अमेरिका में बहुत तरीके के भेदभाव चल रहे हैं, और समाज में इनइक्वालिटी आज भी बहुत बड़े स्तर पर है। ठीक है, अब यहां पर हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। यहां पर कहता है कि देखो, कोई भी देश जो है, कोई भी समाज जो है, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के समय में भी तुम देखो, या किसी भी समय में तुम देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ डिमांड होता है कि भाई हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, हमको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। कल कोई और कम्युनिटी आएगी, उसको लगेगा कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो अपना डिमांड रखेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, इक्वालिटी के जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, वो अपने डिमांड रखते जाते हैं, उनकी डिमांड पूरी होती जाती है, और इक्वालिटी का जो मीनिंग है, कंसेप्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब यहां पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि भाई सभी लोगों को एक प्रकार से क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए, और सभी लोगों को इक्वल होने का एक फीलिंग चाहिए, ताकि उनकी डिग्निटी मेंटेन रह सके, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रह सके। ठीक है, आगे के चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि लोगों के लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, और भी चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई देखो कि इक्वालिटी सभी लोग या फिर सभी अपने डिग्निटी को मेंटेन कर पाते हैं ना। बहुत सारी बातें करनी है आगे चैप्टर में, वो सब देखेंगे। अब यहां पर देखिए, आपके चैप्टर का आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। आर्टिकल 15 के कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं कि भाई आर्टिकल 15 क्या है? एक प्रकार से इक्वालिटी की बात करता है। इसमें क्या लिखी गई है? लिखा गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार, यहां सबसे पहले सरकार की बात करता है कि सरकार किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी चीज के आधार पर। मतलब सरकार अपने नागरिकों को बराबर ट्रीट करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई सिटीजन, कोई देश का नागरिक किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी आधार पर। जैसे कि यहां पर कि कोई किसी को दुकान में आने से आप नहीं रोक सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह पर किसी के साथ कास्ट, जात, धर्म, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ ही किसी को कुएं, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, पब्लिक रिसोर्ट, इस प्रकार की चीजों को आने में आप नहीं रोक सकते, एंट्री नहीं प्रोहिबिट कर सकते, सभी को अलाउ आपको करना होगा। ठीक है, अब यहां देखें तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है। यहां पर हैं एक्सरसाइजेज जो कि यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, और ग्लोसरी में यहां पर कुछ शब्द हैं जो कि बताए गए हैं। अब यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि एक निश्चित एज के बाद समाज के, देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। जैसे हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में 18 साल की उम्र होने के बाद आप वोट दे सकते हैं। चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं,
आपकी उम्र अगर 18 साल हो जाती है, आप जाकर के वोट डाल सकते हैं, आपको वोट डालने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था आपके देश में है तो कहेंगे कि आपके देश में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। इसके बाद यहां पर डिग्निटी के बारे में बात करता है कि डिग्निटी क्या होता है। डिग्निटी का मतलब होता है कि भाई देखो, एक प्रकार का विचार, एक प्रकार का सोच जिसमें कि लोग अपने बारे में सोचे और दूसरे बारे में सोचे कि भाई हमको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, मतलब कि डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के तरीके होता है कि भाई मेरा खुद का जो मान है, सम्मान है, वो सभी लोग रखें, आसपास के लोग रखें, कि भाई मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करे, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि समाज के, देश के लिए बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। सिविल राइट्स मूवमेंट हो गया, यहां पर यूएसए में चलने वाला एक आंदोलन था जहां पर लोगों के लिए बराबर ट्रीटमेंट की मांग की गई थी, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। तो ये सब चीजें आप खुद से देख सकते हैं, याद आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।